नाउ हम डिस्कस करते हैं बेटा, तो बेटा एसआईएस के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर रहता है, एसआईएस में बेटा जो आपका मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम पैटर्न रहता है, वो बेटा उन लोगों के हिसाब से एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये रैंकिंग है। फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग एंड फोर्थ रैंकिंग। आप बोलो सर बस इतना सही आता है? बेटा इतना नहीं आता, आता और भी है, लेकिन आप ये प्रिपेयर कर लेना, ये आइडिया क्लियर कर लेना कि आपकी डेवलपमेंट स्ट्रांग हो, फिर इंटरनेशनल अच्छे से लेवल की हो, फिर मैक्रो अच्छे लेवल की स्ट्रांग हो, एंड देन पब्लिक इकोनॉमिक्स आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल बात आती है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की। देखो बच्चा, एक चीज छोटी सी क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको माइक्रो मैक्रो मैथ स्टैट के भी बताऊंगा, मतलब माइक्रो डीएससी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने बेटा कुछ भी प्रिपरेशन करी हुई है फॉर डीएससी लेवल, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, आपका माइक्रो ओके होगा फॉर जेएनयू, आपका मैथमेटिक्स ओके होगा फॉर जेएनयू, एंड आपका स्टैटिस्टिक्स भी ओके होगा फॉर जेएनयू। ठीक है, अगर आपने बेटा एंट्रेंस प्रिपरेशन वाले बच्चे हो आप, और आपने कुछ भी पेपर दिए हुए हैं अभी, ठीक है, इधर डीएससी, इधर आईएसआई, और या फिर गोखले, एमएससी, कोई भी पेपर अगर आपने दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक कंपटीशन का हिस्सा बने थे, और उस कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए आपने कुछ ना कुछ तो बेटा पढ़ाई करी होगी, और उस पढ़ाई में आपने मेजॉरिटी ऑफ द स्टडी टाइम लगाया होगा, वो माइक्रो और मैथमेटिक्स में लगाया होगा, जैसे कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर आपने बेटा डीएससी के पास्ट ईयर्स क्वेश्चन भी करे होंगे, तो मान के चलो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो चुका है, नॉट डीएसए सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग, डीएसए सिलेक्शन की बात एक अलग है। ठीक है, मैं जेएनयू सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जेएनयू में जैसी मैथमेटिक्स होती है, जैसे माइक्रो होती है, और जैसे स्टैटिस्टिक्स होती है, वो आपकी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड है अगर आपने डीएससी के पास टेस्ट करे हुए हैं। ठीक है बच्चा, हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक की जो टॉपिक बेटा इन एग्जाम से थोड़ा अलग है, जो सिर्फ इसमें यूनिकनेस पर आता है। तो बेटा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, पहली बात तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर आपका सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है बेटा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर 5 में हो, या मतलब बेसिकली 5 और 6 अगर आप थर्ड स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली बात है, तो आपको बेटा ये टॉपिक्स आपने पढ़े हुए होंगे। बात इकोनॉमिक्स ऑनर्स की नहीं है, सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 की नहीं है, बात है एक रीडिंग की जिसका नाम है डेबराज रे। ये वो रीडिंग है जो यूनिवर्सिटी फॉलो करती है फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छी रीडिंग्स है, अच्छी बुक है डेबराज रे। हमारी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इस रीडिंग में से काफी सारा सिलेबस पार्ट होता है, इस वजह से हम सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 लिख देते हैं बेटा देवराज रे। अब इसमें से आपको क्या क्या स्टडी करना है, मैं टॉपिक के नाम लूंगा। ठीक है, मैं टॉपिक के नाम लूंगा, स्ट्रॉन्ग करना है आपको, और बहुत सारा नहीं पढ़ना, लॉजिकली पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। कई साल नहीं है, एक साल नहीं है, सिर्फ 10 दिन है, उन 10 दिन में भी आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं। ठीक है बेटा, मेरी स्टडी समझना। सबसे पहले डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन देने बेटा, मैक्सिमम 2 डेज, 2 दिन से ज्यादा नहीं देना पूरे डेवलपमेंट को। अब करना क्या उसके अंदर, एक तो बेटा डेवलपमेंट के अंदर एक टॉपिक है ग्रोथ थ्योरी, ग्रोथ थ्योरी जिसके अंदर मॉडल्स हैं हैरोल्ड डॉमर मॉडल, मतलब एक मॉडल है हैरोल्ड डॉमर मॉडल। ठीक है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। हैरोल्ड डॉमर मॉडल के आपको इसमें ग्रोथ रेट पता होना चाहिए कि ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है जी, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला बेसिकली ड्राइव था रीडिंग्स के अंदर, वो आपको मालूम होना चाहिए। और पर आउटपुट, वो पर कैपिटा ग्रोथ रेट, पर कैपिटा ग्रोथ रेट बड़ा आपको फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डेमोग्राफी डिविडेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बियॉन्ड हैरोल्ड डॉमर मॉडल क्या एक्सोजेनस फैक्टर्स थे, क्या एंडोजेनस फैक्टर्स थे। फिर उसके बाद में हैरोल्ड डॉमर के बाद में मान लो ये पॉइंट 1 है, तो एक पॉइंट अलग दूसरा आता है सोलो मॉडल। सोलो मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग बेटा बहुत अच्छे से जानते हो, एक तो इसकी न्यूमेरिकल डेरिवेशन वाला न्यूमेरिकल, एक तो सोलो मॉडल का वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरे बेटा सोलो मॉडल के अंदर टॉपिक है कन्वर्जेंस। ठीक है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, कन्वर्जेंस वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। दो हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल, वो बेटा सेकंड टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कंडीशनल और अनकंडीशनल पेपर में ऐसा आएगा कि भाई कि क्या सारे फैक्टर सिमिलर हैं, या फिर क्या सारे फैक्टर में कौन से सिमिलर नहीं है। वो सब बेटा बेटा बातें कंडीशनल और अनकंडीशनल को रिप्रेजेंट करती हैं।
वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड मॉडल यहाँ पे आएगा इंपॉर्टेंटली, मैं ग्रोथ थ्योरी की बात कर रहा हूँ। इसमें बेटा जो आपका थर्ड मॉडल आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बेटा दैट इज रॉमन मॉडल। लेकिन रॉमन मॉडल के अंदर बेटा एक थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा और आइडियाज को लेकर, ठीक है। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन आइडियाज। अब आप बोलो सर ये तो बहुत सारा है रीडिंग के अंदर, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सारा है रीडिंग के अंदर, बहुत सारा पढ़ना है। नहीं बेटा, आपको रीडिंग के हिसाब से बहुत सारा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ 3-4 टू द पॉइंट बातें पढ़नी है, ठीक है। आपको सिर्फ टू द पॉइंट 3-4 बातें ही पढ़नी है, ठीक है। और वो 3-4 बातें क्या हैं, वो ऑटोमेटिकली अगर आप सेमेस्टर 5 को पढ़ चुके हो, ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो, तो ऑटोमेटिकली बेटा आपको पता लगे होंगे वो 3-4 बातें क्या क्या है, ठीक है। तो कुछ तो मैंने यही बता दी है, ये वाली, ठीक है। इनसे आइडियाज क्लियर करना। एक टर्म आता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, एक बार को वो थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है जी। चलो एक तो ये हो गया पॉइंट समझने वाला। सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल पॉइंट रहता है वो बेटा यहाँ पे रहता है हमारा पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। मैं कंबाइन कर रहा हूं। पॉवर्टी बेसिकली मेजरमेंट्स, जैसे हेड काउंट रेशियो, ठीक है। मेजरमेंट्स पॉवर्टी को मेजर करने वाले हेड काउंट रेशियो हो गया, इनकम गैप रेशियो हो गया, पॉवर्टी गैप रेशियो हो गया, फिर एफजीटी हो गया, ठीक है। मल्टीपल चीजें हो गई, कैसे कैसे लोगों को गरीब बोला जाता है। अब छोटी देर बात मैं कर रहा हूँ, 2015-16 में जेएनयू के सब्जेक्टिव में रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी में डिफरेंस आया था 2015-16 में। पेपर देख लेना आप जाके, वही 2-3 साल के बीच की बात होगी वो, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी में डिफरेंस आया था। इनफैक्ट अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहां भी ये सेम क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली बेटा ये चीज ध्यान रखना, ये चीजें आ जाती है पेपर में, तो इनको भूला नहीं जा सकता। दूसरा बेटा इक्वालिटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रहता है जी गिनी कोएफिशिएंट, क्योंकि गिनी कोएफिशिएंट रिलेट करता है बेटा लॉरेंज कर्व से, ठीक है बेटा। गिनी कोएफिशिएंट रिलेट करता है लॉरेंज कर्व से, और लॉरेंज कर्व माना कि न्यूमेरिकली एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है, बट लॉरेंज कर्व में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो प्रिंसिपल्स कौन कौन से प्रिंसिपल लॉरेंज कर्व को बेटा सेटिस्फाई करते हैं, जैसे एग्जांपल डाल्टन प्रिंसिपल है, एन्युनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। ये सब प्रिंसिपल्स हैं। तो एक बार वन टाइम रीडिंग जरूर करना है इसकी, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी की। ये बेटा ये दो टॉपिक यहाँ के मतलब डे बाय डे के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बेटा छोटे छोटे टॉपिक है, वो मैं आपको जस्ट यहीं पर एग्जांपल देता हूँ। सेमेस्टर 6 के थे रेसेंट टॉपिक, ठीक है। एक है बेटा लैंड एंड लेबर मार्केट, और एक और है क्रेडिट मार्केट। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और आप जानते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। जैसे ये लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट के अंदर मान लिया वेजिज है, ये आता है जीएनयू में काफी बार, वेजिज है, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली बात है लेबर मार्केट में माइग्रेशन वर्ड आता है ना जी, लेबर मार्केट में बेटा माइग्रेशन वर्ड आता है। अब पॉइंट ये कि जो वर्कर है वो रूरल में है, बेसिकली वो अर्बन में माइग्रेट हो रहा है, अर्बन में जा रहा है, तो क्या रीजन होंगे उसके जाने के। ऑब्वियसली बात है वेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, फर्स्ट मोस्ट रीजन इज द वेज। और भी हो सकता है कि भाई वहां पर फैसिलिटीज नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, वो रीजन भी हो सकते हैं, बट वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन इस चीज का। तो क्या रीजन होगा, मतलब वेज इन रूरल एरिया, वेज इन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया की अगर मान लो ऐसा है, बेसिकली अर्बन एरिया की वेज स्ट्रिक्टली ज्यादा होगी, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली नॉट वीकली। अर्बन यानी शहर में, यानी दिल्ली हो, दिल्ली में कोई गांव से आ रहा है, तो गांव से दिल्ली में बंदा तब आएगा जब दिल्ली के अंदर यानी अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में वेज जो होगी स्ट्रिक्टली विलेज वेज से ज्यादा होगी। अगर वीकली भी हो गया, मान लो गांव की और दिल्ली की वेज इक्वल है, तो क्यों आएगा बंदा यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ऑब्वियसली बात है अर्बन एरिया में ज्यादा होती है एंड एक्सपेंसिव ज्यादा होते हैं, फैसिलिटीज जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये चीज ध्यान रखना, वो तब आएगा दिल्ली के अंदर जब वेज अर्बन एरिया की स्ट्रिक्टली ज्यादा होगी, नॉट वीकली, ठीक है। और मजे की बात है इनडिफरेंट भी नहीं होगा। अगर आप बोलते जी वेज बराबर है, लॉजिकल सोचो, 100 रुपए जी वेज है गांव में और शहर में, ठीक है, तो मैं इंडिफरेंट हूं गांव या शहर। अरे बेटा
आप शहर में आते हो तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी फैसिलिटीज आप लेना चाहते हो वो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट बढ़ाती है, और एक मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी रूरल एरिया से ज्यादा ही होती है। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि माइग्रेशन होने के रीजन, वेज इज द फर्स्ट मोस्ट रीजन। ठीक है, तो एक तो ये, बाकी क्रेडिट मार्केट, अब क्रेडिट मार्केट पे तो बेटा क्वेश्चन डीएसए में भी आ चुका है क्रेडिट मार्केट के ऊपर, कि क्रेडिट मार्केट में बेटा फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज होते हैं क्रेडिट देने के, ये चीजें तो बेटा जानना इनमें फॉर्मूलाज पढ़ना जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और मेरे ख्याल से और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है डेवलपमेंट में। तो आपको मैक्सिमम, मैंने मैक्सिमम 2 दिन बोला है, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आगे बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, मैं ही दूंगा, बट कैसे मिलेंगे मैं आगे करके बताऊंगा, बेटा वीडियो पूरी देखना आप। उसके बाद बेटा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जरा ये समझ लो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है मेरे बच्चा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो बात ये कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो क्या लग रहा है आपको? मान लो बेटा देखो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को अपने ऑप्शनल में सब्जेक्ट में लिया था, ऑप्शनल में था, ऑफर में था, ठीक है, ऑप्शनल में था, तो किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया। तो जिसने नहीं लिया उसकी तो बेटा मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि बेटा 10-12 दिन है, मैं टॉपिक बता दूंगा बट उन वो टॉपिक का समझ में नहीं आते आपको स्टडी, सेल्फ स्टडी करते हुए, तो बेटा इसमें हमारी तो कोई मिस्टेक नहीं है। बट हाँ, जिन्होंने ये ऑप्शनल में लिया था, आता उनको भी ज्यादा नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया, ठीक है, क्योंकि आपके नवंबर दिसंबर में तो सेमेस्टर 5 के पेपर होने लग गए थे, तो ये ऑलमोस्ट 1 साल में आप भूल गए होंगे। लेकिन फिर भी बेटर हो उन लोगों से जिन्होंने ऑप्शन में भी नहीं लिया था ये, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ध्यान रखना, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी मॉडल का फॉर्मूला। अब बेटा मैं नाम बताऊंगा, डोंट आस्क किया इन व्हाट्सएप फॉर्म के सर ये क्या होता है, वो तो बेटा आप लोग देखो, रीडिंग की बात करते हैं, पहले रीडिंग की बात कर लो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, या तो आप क्रूगमैन, वैसे अगर आप सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन, सेमेस्टर पढ़ा था और आप सेमेस्टर कोई बेस बनाना चाहते हो तो बेटा रीडिंग क्रूगमैन है, ठीक है, क्रूगमैन के अलावा आप ना ही पढ़ो। लेकिन अगर उसके अलावा आप जर्नल पूछो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है, तो बेटा वो सैल्वाटोर है, सैल्वाटोर। ऐसे कहते हैं कि सैल्वाटोर इज द बाइबल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। क्रूगमैन तो कुछ नहीं उसके आगे, लेकिन पॉइंट ये है कि क्रूगमैन आपको रीडिंग्स में रिकमेंडेड थी, तो आप उससे बाहर जाना थोड़ा पसंद नहीं करोगे फिलहाल बेटा, इसलिए मैंने वो नाम भी नहीं लिखा, आप क्रूगमैन ही पढ़ो, ठीक है। इन केस किसी कोई बच्चा कहता है कि सर हम तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, तो फिर वो मुझसे सैल्वाटोर मुझे व्हाट्सएप करके, मुझे मैसेज करके मुझसे मांग ले, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बेटा। ग्रेविटी मॉडल का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये पूरा नहीं पढ़ना, फॉर्मूला पढ़ना है, उसकी इंप्लीकेशन पढ़नी है, एंड इंप्लीकेशन, ठीक है मेरे बच्चा, फॉर्मूला एंड इंप्लीकेशन। सेकंड जो आपको इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर साल आता है, हर साल, दैट इज कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का डिफरेंस 100% हर साल आता है। आप पास्ट ईयर देखो, आपके क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बेटा कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, वो अपनी सेमेस्टर रीडिंग में देखना कैसे दे रखा है वहां पर। थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स हमारे मल्टीपल मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स के बारे में समझ लेना, सिर्फ उन मॉडल की अजम्पशंस, पूरा मॉडल नहीं पढ़ना आपको, अजम्पशंस और उनकी लिमिटेशंस, बस ये दो चीजें अगर आप सर्च करके पढ़ लो तो आपका हेल्प हो जाएगी, क्योंकि पेपर में आ चुकी है, ठीक है। सबसे पहले रिकार्डियन मॉडल, रिकार्डियन मॉडल, छोटी सी बात करो, छोटी सी बात, रिकार्डियन मॉडल बेस्ड ऑन 2 into 1 model. This is the very important assumption, that is 2 countries, 2 commodities and 1 input factor, ठीक है। and very important चीज, there is no frictional cost, there is no other cost, no tariff, यानी एक hypothetical assumptions, ठीक है। in Ricardian theory we are follow the
क्लासिकल थ्योरीज अजम्पशन, दैट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली जितने लेबर है सबको काम मिलेगा, है ना बेटा। हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं क्लासिकल थ्योरी की। ऐसे ही ये दूसरा हो गया एचओ मॉडल। अब एचओ मॉडल का बेटा पेपर में क्वेश्चन आया है। एचओ मॉडल के अंदर फैक्टर्स को लेकर आया है क्वेश्चन, समझना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अजम्पशन यही है 2 × 2 मॉडल, ठीक है जी। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझना, रिकार्डिन में तो कंफर्म होता है कि वन कंट्री कैन प्रोड्यूस ओनली वन गुड बिकॉज इश्यूज आर लेबर, ठीक है। एक कंट्री एक गुड में स्पेशलिस्ट होगी, सॉरी एक, हाँ एक कंट्री एक ही गुड बनाएगी, स्पेशलिस्ट हो या ना हो बनाएगी एक ही गुड। बट इन एचओ मॉडल बोथ द कंट्रीज प्रोड्यूस बोथ गुड्स बट स्पेशलाइज्ड इन वन गुड, ठीक है बेटा। बोथ द कंट्रीज प्रोड्यूस बोथ गुड बट स्पेशलाइज्ड ओनली वन गुड एंड दे आर ट्राई टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको यहाँ पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट है इन नेहरूवियन एरा, नेहरूवियन एरा एक टॉपिक है हमारा, इंडियन इकोनॉमिक्स में था आपका सेमेस्टर 5 में, एक वो टॉपिक है। तो उसमें आपको पता होगा कि हैवी इंडस्ट्री से हैवी इंडस्ट्री पे हम ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। तो ये वही चीज है कि हम अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं बेसिकली, यानी हम बाहर से ये पेन मंगवा रहे हैं, अब हम बाहर से ना मंगवा के हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। समझ लो मल्टीपल इश्यू, तो इस पर क्वेश्चन आया, आप रीड करोगे आपको पता चलेगा। इसमें बेटा एक इसके अजम्पशन लिमिटेशंस पढ़ना, एक और चीज रखना फैक्टर रिवर्सल, ठीक है, फैक्टर रिवर्सल, क्योंकि इसमें होता है कि अगर अबंडेंटनेस अगर चेंज हो जाती है तो क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है बच्चा। एक और लियोंटिफ पैराडॉक्स, लियोंटिफ पैराडॉक्स वो एक है। अब आप बोलो सर लियोंटिफ पैराडॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लियोंटिफ ने डेटा कौन सी कंट्री का लिया था, यूएस का लिया था। कौन से वर्ल्ड वॉर की बात हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कितनी ईयर्स की बात की थी, 25 ईयर्स की बात की थी। और लियोंटिफ ने जिस चीज को पैराडॉक्स बनाया था उसको सॉर्ट आउट किसने किया था, खुद लियोंटिफ ने किया था। समझ रहे हो क्वेश्चन कितने सारे यहाँ पर, लियोंटिफ ने खुद सॉर्ट आउट किया था। कैसे सॉर्ट आउट किया था, लियोंटिफ हिमसेल्फ सॉल्व दी पैराडॉक्स। क्या क्या सॉल्यूशन किया था लियोंटिफ के अकॉर्डिंगली, यूएस जो है हाईली स्किल्ड लेबर प्रोडक्ट का, हाईली स्किल्ड लेबर इंसेंटिव प्रोडक्शन का नेट एक्सपोर्टर था, ठीक है। यानी कैपिटल गुड्स से ज्यादा वो लेबर इंटेंसिव गुड को प्रोड्यूस कर रहा था, ये तो पैराडॉक्स था। लेकिन उसने हिमसेल्फ क्या सॉल्व किया कि वो जो लेबर थी वो हाईली स्किल्ड थी, वो कैपिटलाइज्ड लेबर थी, यानी उस लेबर पहले कैपिटल लगी है, यानी उस लेबर को बेसिकली पहले मान लो साइंटिस्ट बनाया भाई, बच्चे से एक 10 साल के बच्चे से उसकी 35 साल तक की उम्र तक का पैसा लगाया, उसको बढ़िया से नॉलेज दी, बढ़िया करके टैलेंट प्रोवाइड करा, ठीक है, साइंटिस्ट बनाया, एंड देन बाद में उससे प्रोडक्शन करवाना है, बेसिकली जो भी करवा रहे एग्जाम्पल कोई भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाईली स्किल्ड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट के वो नेट एक्सपोर्टर था, ठीक है, जो वर्ल्ड में सिर्फ यूएस ही प्रोड्यूस कर रहा था उस चीज को, ठीक है बेटा। तो ये हिमसेल्फ उन्होंने। अब एक क्वेश्चन और बनता है, आफ्टर लियोंटिफ किन लोगों ने लियोंटिफ को सपोर्ट किया। 3 इकोनॉमिक्स थे, एडवर्ड, लियो एंड हैरी। रिपीट कर रहा हूं, एडवर्ड, लियो एंड हैरी, ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने आफ्टर लियोंटिफ को सपोर्ट किया था, एंड अकॉर्डिंग टू देम के लियोंटिफ वाज राइट, ही वाज राइट के हाँ ये बात सच है कि पैराडॉक्स तो था, ठीक है, लेकिन हाईली स्किल्ड वाली बात भी, यानी सपोर्ट हो गया था। तो लियोंटिफ पैराडॉक्स बेटा ऐसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, समझिए मेरी बात आप लोग। ये हो गया दूसरा, यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल। आप बोलो सर ये तो आप पूरे सिलेबस लिख रहे हो, नहीं बेटा इसमें सारा नहीं पढ़ना, इसमें आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ना है। टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपने प्राइस ऑफ इंपोर्ट, जब ये बढ़ता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ता है, जब ये कम होता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कम होता है, ठीक है। एंड रीजंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, देयर आर मल्टीपल रीजंस, मतलब ग्रोथ हो रही है, रिसोर्स इंक्रीमेंट, रिसोर्स ग्रोथ हो रही है, बायस्ड है ना, अनबायस्ड तो नहीं होती, बायस्ड ही होती है, इनकम ट्रांसफर है, देयर आर मल्टीपल रीजंस, ठीक है। एक तो ये, दूसरा
जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है हमारा टैरिफ एंड सब्सिडी। ठीक है जी, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। अब इसमें एक जय भगवती का कंसेप्ट है, जय भगवती। अब आपको बताना है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड वेलफेयर के टर्म्स ऑफ ट्रेड और वेलफेयर में रिलेशनशिप कैसे होता है। ठीक है, ये आपका सिलेबस का पार्ट था। तो बड़े इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक ये इंपॉर्टेंट है, एक स्पेसिफिक मॉडल भी है बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे और थोड़ी बहुत चीजें देखो, वैसे तो रीडिंग पूरी ही इंपॉर्टेंट रहती है, कहाँ से आ जाता है, बट दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको, बिकॉज आपका टाइम कम है। इंटरनेशनल को आपको बेटा मैक्सिमम एक दिन देना है, ओनली 1 डे। तो अगर एक दिन ही देना तो बेटा ये इनफ है। ठीक है, आप बोलो नहीं सर एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है, नहीं सर वो भी इंपॉर्टेंट, नहीं सर वो भी इंपॉर्टेंट है। बेटा ऐसा तो पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करनी है जो कंफर्म आती है। अब कोई मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो मेरे इस पार्ट में ना हो बट रीडिंग में हो, तो बेटा उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते ना, हमने कौन सा पेपर सेट किया है, एक अपना पुराना एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं। बस एक चीज इसमें थोड़ी सी ऐड और कर लेना, दैट इज ये जो टैक्स वाली चीज है, टैक्स एंड सब्सिडी। ये आपका यूनिट नंबर 3 था इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 इंटरनेशनल इकोनॉमी में। ठीक है, तो बहुत इसको आइडियाज क्लियर कर लेना यहाँ पर, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। नाउ अगला है पब्लिक इकोनॉमिक्स। बेटा मैक्सिमम एक दिन देना है आपको, 1 डे, मैक्सिमम एक दिन। अब आप बात करो सर जी मैक्सिमम एक दिन में क्या एक दिन दें। सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड। ठीक है जी, सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड। मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, 2 गुड्स दे देते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवल एंड नॉन राइवल। चलो अगर कोई कम्युनिटी दे दी, इन्होंने नाम दे दिया तो हमें चलो ठीक है, हमें हमें पता है तो हम आंसर दे देंगे। कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है कि एक ऐसा कम्युनिटी का नाम ले देते हैं जो अच्छा खासा एक वर्ड होता है और जिसका हिंदी मीनिंग हमें नहीं पता होता। मेरे साथ ऐसा हुआ है बेसिकली, मेरे साथ क्या बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एक नाम ले लिया जी, अब हमें पता ही नहीं वो कम्युनिटी होती ही क्या है। ठीक है, अब यूएस के नेम्स और इंडिया के नेम फर्क है। अब हम पता ही नहीं बेटा वो कम्युनिटी का बेसिकली मीनिंग ही क्या है, वो किस चीज में यूज होती है, हम तभी तो ये चीज बता पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो वहां तो बेटा हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो वहां तो बेटा आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है वो चीज मैटर करती है। बट बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि पब्लिक गुड कब बोलोगे और प्राइवेट गुड को कब बोलोगे, और इम्प्योर कब बोलोगे उससे, मतलब प्योर और इम्प्योर, प्योर पब्लिक प्योर प्राइवेट कब बोलोगे और प्योर पब्लिक कब बोलोगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है आप लोगों को। मान लो हाईवे है, अब हाईवे क्या था, पब्लिक और प्राइवेट। अब व्यूज है बेटा यहाँ पर, हाईवे है और खुला रोड है तो ऑब्वियसली बात है इम्प्योर पब्लिक रोड है जी। हाईवे और खुला रोड तो इम्प्योर क्यों, अगर हाईवे पर टोल टैक्स वाला है तो जी एंट्री टोल से लगेगी तो एक्सक्लूडेबल है। लेकिन अगर मान लो जी कोई पॉलिटिशियन निकल गया या कोई जान पहचान वाले निकल गया बगैर टोल के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या छुपके से कहीं और से निकल गया, ठीक है, तो उसकी वजह से कंजम्पशन कम तो नहीं होगी, लेकिन हाँ वो एक्सक्लूडेबल पक्का था, वो बात अलग है कि छुपके से निकल गया या किसी वजह से निकल गया, बगैर पैसे दिए निकल गया, वो तो पॉइंट है, बट कंजम्पशन कम नहीं होगी। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस, क्या एक्सक्लूडेबल है ये सब चीज बेटा एग्जांपल ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रहने वाला है वो बेटा एक्सटर्नलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सटर्नलिटी कितने टाइप की होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के लिए हमेशा बेनिफिट्स वर्ड यूज करते हैं, बेनिफिट्स। ये बेटा हमेशा अंडर प्रोवाइड होती है, हमेशा अंडर प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इन सब चीजों को, ये हमेशा अंडर प्रोवाइड होती है। वही नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कॉस्ट, मतलब बेनिफिट कॉस्ट तो दोनों जगह आता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस क्या चीज पर आता है, बेस किसको बनाते हैं हम यहाँ पे, कॉस्ट को बेस बनाते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को, और ये हमेशा ओवर प्रोवाइड होती है। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को बढ़िया से, एक ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो थोड़ा बहुत बेटा हमारा टैक्स से रिलेटेड है, टैक्सेशन से।
टैक्सेशन में एक्चुअली ये यूनिट नंबर 4 है ऑफ सेमेस्टर 5 का पब्लिक इकोनॉमिक्स का, यूनिट नंबर 4। इसके अंदर कुछ टॉपिक बताओ। एक तो टैक्स एवेजन, ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हिक्स अप्रोच इन टैक्सेशन, ठीक है, और इसमें एक आता है फ्लैट रेट, ठीक है, इसमें होता है मार्जिनल टैक्स रेट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, फ्लैट पे क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, टैक्स एवेजन पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बेसिकली मैं बोलूँ तो यूनिट 4 है। अब बोलो सर एक दिन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो बड़े इतने पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। मल्टीपल चीजें और भी बड़ी 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ट्राई करना है 3-4 चीजें रखना, ठीक है। फिर भी डाउट आता तो मुझे बता देना। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो मुझे व्हाट्सएप करो या मुझे इन्फॉर्म करो, मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बात इंपॉर्टेंट की नहीं है, बात इसकी है कि एक दिन है, गेम इतना सा है। बात ये नहीं कि हमें तो इतना सा बता दिया इतने में पब्लिक इकोनॉमिक्स हो जाएगी, नहीं बेटा। फॉर सीरियस सिलेक्शन इतनी सी प्रिपरेशन में सिलेक्शन नहीं होता। वो तो मुझे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं कि सर आपने डीएससी आईसी का बता दिया, हेल्प करा, वो चीजें यही बता दो। सिर्फ मन की तसल्ली है कि जो 10-12 दिन है उन्हें आप इफेक्टिवली यूज कर लो, सिर्फ मन की तसल्ली है और कुछ नहीं बताइए। क्योंकि भाई 10-12 दिन है, पेपर भी देने जा रहे हो, एक तो खुद पढ़ रहे हो, खुद बगैर डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, एक मेरे डायरेक्शन से पढ़ लो। अगर मेरा देखो ये तो कंफर्म है कि तुम्हारा डायरेक्शन, बच्चे का डायरेक्शन क्यों आप पढ़ोगे अपने हिसाब से, और एक मेरा डायरेक्शन, तो आप खुद जानते हो आपके और मेरे डायरेक्शन में से कौन सा डायरेक्शन ज्यादा बेटर है। मैं नहीं कहता कि मेरा डायरेक्शन 100% बेटर है, आपका डायरेक्शन सही हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मेरे डायरेक्शन की ज्यादा अच्छी है। रीजन ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं, बिकॉज मेरे पे एक्सपीरियंस है बेटा इन सब चीजों का। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, आप पहली बार पेपर दे रहे हो या पहली या दूसरी बार मैक्सिमम, और आप बेटा टीचर नहीं हो, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है बच्चा। तुम्हारा पब्लिक हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया। फोर्थ हमारा बचता बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रो कोई दो राय नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कम से कम मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बेटा अगर पेपर में मान लो 100 क्वेश्चन, एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो क्वेश्चन क्वांटिटी अलग है, 100 क्वेश्चन है तो मान के चलना बेटा 15 से 20 क्वेश्चन मैक्रो पे बेस्ड होंगे अकेले, कम से कम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैक्रो में रहने वाली है, देखो ये जो मैक्रो है समझना ध्यान से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा नेशनल इनकम, कोई दो राय नहीं नेशनल इनकम पर, ठीक है। नेशनल इनकम 12th प्लस ग्रेजुएशन वाली, बेसिकली 12th वाली ही देख लेना, उससे ज्यादा तो नहीं आता ये, ठीक है। वही वाले तीनों फॉर्मूलाज और फिर कौन सी चीज ऐड होगी कौन सी चीज ऐड नहीं होगी जो 12th में था, ठीक है। दूसरा इसमें ISLM तो है, लेकिन ISLM के लिए बेटा इट्स अ थ्योरी वाला ISLM, थ्योरी वाला, ठीक है, थ्योरी वाला ISLM है। इसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, मैं एक सजेशन दूंगा, आपने अगर कोचिंग लगाई हुई होगी सेमेस्टर 2 या 3 में, या आपके पास ISLM के नोट्स होंगे किसी के भी नोट्स, तो उसमें विदाउट, अब देखो समझना, उसमें सिर्फ वहां पे डेरिवेशन, स्लोप एंड शिफ्टिंग ये पढ़ लेना, उसके बाद बेटा पॉलिसीज पढ़ लेना। हाँ मैक्रो को आप बेटा 2 दिन देना, मैक्सिमम 2 डेज, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ISLM वगैरह और नेशनल इनकम पढ़ने में टाइम जाएगा आप लोगों को, ठीक है बच्चा। उसके बाद वही यार सिलेबस सेम है, मतलब आने के चांसेस रहते हैं इसके अंदर। मेरे हिसाब से ओपन इकोनॉमी को ज्यादा अच्छे से पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज रेट पे बेटा क्वेश्चन आएंगे, एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी था, बट मैंने वहां पे नहीं लिखा। आप देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट वाली बातें नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, रीजन यही है क्योंकि वो मुझे मैक्रो में लिखनी है, या तो वो इसको रख लो या फिर मैक्रो के हिसाब से रख लो। तो मैक्रो में एक एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है जी। फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, मुंडल फ्लेमिंग, जो भी आपकी बेसिकली सेमेस्टर 3 है ना, आप बेटा कंप्लीट उसे रीड कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 2 दिन है, 2 दिन के अंदर जितना आप कर सकते हो वो पढ़ लो, ठीक है जी बेटा। ये हो गया जी वाला पार्ट जो आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना है। आप बोलते हो सर माइक्रो क्या करें, मैथ्स क्या करें, स्टैट्स क्या करें, तो 2 बातें, या तो आपने JNU के अलावा कोई और पेपर भी दिया होगा,
या फिर आपने जेएनयू को ही पहला पेपर दे रहे हो, जेएनयू का ही पेपर दे रहे हो, दो बात हो सकती है। अगर आपने ऑलरेडी अदर एग्जाम्स दिए हैं, अदर एग्जाम्स अटेम्प्ट दिए, ठीक है, और आपने ओनली जेएनयू दे रहे हो, तो दोनों फर्क है। देखो समझना, मेरा सजेशन ये रहेगा आपके लिए, इफ यू हैव टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ऑलरेडी दूसरे एग्जाम दिए हैं तो ध्यान रखना आपका ये कंसेप्ट रेडी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अदर एग्जाम्स भी दिए हैं तो अदर एग्जाम में ऑब्वियस ही बात है, आपने डीएससी दिया होगा, आपने एमएससी दिया होगा, आईएसआई शायद भी दिया हो, आईएसआई और एमएससी क्योंकि एक ही दिन था तो शायद क्लैश करी होंगी आपकी टाइमिंग्स। मोस्टली बच्चों ने एमएससी दिया है और बहुत कम लोगों ने आईएसआई दिया है, ठीक है। वो एक रीजंस होते हैं, वो एक स्ट्रेटेजी होती है कि कब कौन सा पेपर देना है। आईएसआई का सपना होते हुए भी लोगों ने आईएसआई का पेपर नहीं दिया, वो एक स्ट्रेटेजी होती है कि कब क्या करना है, ठीक है। अगर आपने डीएससी का पेपर भी दिया है और आपने डीएससी के पास्ट क्वेश्चन भी करे, पास्ट ईयर क्वेश्चन, तो मान के चलो बेटा आपका माइक्रो मैथ स्टैट पेपर है, पास्ट क्वेश्चन किए हैं विद करेक्ट सॉल्यूशंस। ये नहीं कि आपने सेल्फ पढ़ा, सही है गलत है पता ही नहीं, सेल्फ सोल्यूशन करेक्ट सॉल्यूशंस किए हैं तो बेटा रेडी है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, टाइम वेस्ट मत करो माइक्रो मैथ स्टैट पर, आप सीधी सीधा इन पर टाइम वेस्ट करो, सॉरी टाइम वेस्ट नहीं, अब इन पर टाइम लगाओ जो मैंने बताया है, ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया। अब सोचो 2 दिन मैक्रो के लिए, 2 दिन मैक्रो के लिए, 1 दिन पब्लिक के लिए 3 दिन हो गए जी, 1 दिन इंटरनेशनल के लिए 4 दिन हो गए जी, 2 दिन इसके लिए 6 दिन, तो 12 दिन आपके पास टोटल 12 डेज है। 12 डेज में से 6 डेज यहां पर गए, तो मान के चलो 6 डेज तो यहां पे गए 6 डेज। अब रिमेनिंग के 6 डेज, रिमेनिंग बेटा 6 डेज गए आपके वो वाले कंसेप्ट करने के लिए। अब बचे हुए 6 दिन क्या करना है आपको, बचे हुए 6 दिन में बेटा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब आप बोलो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से लेकर आए, एग्री, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से लेकर आए? तो बेटा ऐसा है, मैं समीर चौधरी आप लोगों के लिए एक छोटी सी हेल्प कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। देखो मैं वीडियो के बीच में मैं बता रहा हूं, अब जिन बच्चों ने ये वीडियो यहां तक नहीं देखी होगी तो उनको ये चीज पता नहीं लग पाई होगी। मैं आपको एक चीज प्रोवाइड कर रहा हूं, जेएनयू के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और साथ साथ जेएनयू क्या है, जेएनयू के ही कुछ पास्ट क्वेश्चंस, नॉट ऑल, कुछ ही जितने हो सकते हैं, ठीक है, जितने हम लोगों को बेटा सॉल्व वगैरह करके काफी कर रखे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा आपको मैं आपको बता देता हूं। जेएनयू का पूरा जो फोल्डर मेरे पास है, जो मैं अपने नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट्स को देता हूं, ठीक है, उसमें से कुछ चीजें कट कर दूंगा। अपने ऑब्वियसली बात है, वीडियो तो बेटा नहीं दे सकता ना आपको, मैं आपको रीडिंग कंटेंट, प्रिपरेशन कंटेंट, टेस्ट या असाइनमेंट्स वो प्रोवाइड कर दूंगा। आपको करना है क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक होगा मेरी एप्लीकेशन का नाम है सेमिकॉन क्लासेस, उसको डाउनलोड करोगे आप बेटा जब मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे ऑब्वियसली बात है आपको वहां पे चैट का ऑप्शन आएगा। बेसिकली जब ओपन हो जाएगी ना मल्टीपल चीजें मिलेंगी आपको, बट बेटा आपको वहां पे चैट का ऑप्शन आएगा, चैट जो आपको एक ऑब्वियसली बात है नोटिफिकेशन आएगा, आपको अपना आप ही मैसेज आएगा कि राइट अ मैसेज, ठीक है, मेरी साइड से एक आपके लिए मैसेज आएगा, उसके रिप्लाई करना है। तो बेटा आप उसके रिप्लाई में अपना नेम, ठीक है, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, ठीक है बेटा, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आप जो जेएनयू का पेपर दे रहे हो वो 2020 का पेपर दे रहे हो, ठीक है, ये जरूर लिखना। ये मुझे 4 इन्फॉर्मेशन बेटा चैट में मुझे मैसेज कर देना वहां पर, ठीक है, एंड मैं आपको बेटा जेएनयू का एक जो फोल्डर एक बैच है वो बेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखना उसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है बेटा, जो भी जितने भी होंगे बेटा ये मैं आपको हेल्प करूंगा। ये चीज बेटा सबके लिए अप्लाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये ऑब्वियसली बात है वीडियो यूट्यूब पे तो ये तो हमेशा के लिए रहेगी, बट ये जो इसका सब्सक्रिप्शन है आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप ले सकते हो, ये टिल 1 अक्टूबर, इसकी जो कंसेप्ट है 1 अक्टूबर तक ही मैं आपको इस पर एक्सेस दूंगा। 1 अक्टूबर के बाद इसका कोई एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ी है पेपर 5 को आप 3 तारीख को मुझसे एक्सेस ले रहे हो, नहीं,
मैं भी बेटा दिमाग लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि 2 दिन में क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको एक्सेस चाहिए तो 1 अक्टूबर से पहले पहले एक्सेस लेना, क्योंकि जैसे जैसे लोग वीडियो देखते जाएंगे वैसे वैसे उनको पता लगेगा तो एक्सेस देखेंगे। और मजे की बात क्या है, बहुत से लोग तो यहाँ तक की वीडियो देखेंगे भी नहीं, जो कि है लॉजिकल बच्चों का, बस ऐसे ही व्यू बढ़ा देते हैं, मिनट्स नहीं बढ़ते, वो मुझे पता लग जाता है, ठीक है। अदर देन बेटा जो सिर्फ JNU दे रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन यही रहेगा कि फर्स्ट आप लोग वो करो जो मैंने अभी बताया है, मैक्रो, इंटरनेशनल, डेवलपमेंट और पब्लिक। पहले तो ऑब्वियसली बात है 6 डेज, क्योंकि जो पहली बार ही दे रहे हैं ना उन्हें 6 से ज्यादा दिन लग जाएंगे। मान लो 6 दिन में लग गए, 6 दिन ये करो। उसके बाद बेटा माइक्रो मैथ और स्टैट के लिए मुझे व्हाट्सएप, बेसिकली मुझे वहां पे मेरा नंबर आ रहा होगा, ठीक है, मेरा नंबर आ रहा होगा उसमें लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, या फिर चैट में बता देना आप, ठीक है बेटा, वो जो एप्लीकेशन में चैट में होगा आप बता देना ओनली JNU, जैसे कि मैंने बताया ना यहाँ पे ओनली JNU लिख देना। तो अगर आप ओनली JNU लिखोगे तो मैं आपको बेटा कुछ और कंटेंट भी दूंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। बट बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, डोंट एक्सपेक्ट कि सर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि बेटा हर चीज अनसर्टेन है, हमारा जीना ही अनसर्टेन है। कोविड-19 है, सारी चीजें हिला दी उसने, तो पूरा वर्ल्ड घबराया हुआ है, हर चीज अनसर्टेन है, ठीक है। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसे भी लॉकडाउन होंगे, हमारी जिंदगी में पहली बार देखा, और आने वाले पता नहीं कब तक लोग देखेंगे इन सब चीजों को दोबारा से, मतलब लॉकडाउन जैसी चीजें, ठीक है। तो डोंट वेरी, परेशान मत हो, ठीक है बेटा। तो आप मुझे, और कोई दिक्कत हो बेटा चैट के थ्रू मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। कॉल वगैरह मत करना, क्योंकि बेटा कॉल में रिसीव नहीं कर पाता, फिर आप मुझे कॉल करते हो मैं उठा नहीं पाता, फिर थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक जाता है आपकी तरफ कि यार बंदे ने कॉल नहीं उठाया। यार सोचो पूरे दिन बिजी रहता हूँ मैं अपना, पूरे दिन क्लास रिकॉर्ड करना, कंटेंट रेडी करना, टीम को मेंटेन करना, एलुमनाई टीम है मेरे साथ, DSA IC JNU के 10-10 लोग मैंने हायर करे हुए हैं, वो मेरे लिए कंटेंट रेडी करते हैं, और हम लोग तो बेसिकली हम लोग बेटा बिजी रहते हैं। तो मैसेज करते हैं, मैसेज का रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ये कंसेप्ट है इधर, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा। नाउ अब बात आती है SIS, जरा SIS के लिए समझ लो, सॉरी SSS। बेटा SSS को प्रिपेयर करने के लिए मेरा पर्सनल सजेशन, आपने DSC एंड ISI इसके पास्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन किए होंगे। अगर आपने ISA DSC बहुत ही सीरियस लेवल पे दिया है, बहुत अच्छा पेपर करके दिया है, तो SSS के लिए बेटा टेंशन ना लो, क्योंकि इसके लिए अलग से प्रिपरेशन मत करो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बड़ा यहाँ पे दिमाग लगा रहे हो, और ऑब्वियसली बात है बेटा पेपर का पैटर्न सेम है। जो SSS और SIS में जो फर्क होता है, इसका फर्क होता है बस ये वाला, ये जो ना ये 1 2 3 4, बस इसका फर्क होता है। SIS के अंदर इसकी मेजॉरिटी ज्यादा होती है SIS में, और SSS के अंदर मतलब जो 8 अक्टूबर को होना है आपका, उसमें इसकी मेजॉरिटी ज्यादा होती है। तो माइक्रो मैथ स्टैट के लिए मेरा सजेशन यही है कि ISA और DSC के पास्ट ईयर्स एंड प्लस JNU SSS के पास्ट ईयर्स ओनली। तो बेटा ये डेज हैं, तो आप ऑब्वियसली बात है अब 12 दिन है, इसलिए मैंने 12 दिन लगाए, क्योंकि वैसे तो आपका पेपर 5 और 8 को है, तो आपको टाइम भी होगा, 5 को पेपर देकर आओगे, 6 7 को, और 8 को भी पेपर 3 बजे है, तो 12 बजे तक का टाइम होगा। तो आपके पास बेटा 2.5 डे है, मेरे ख्याल से 2.5 डे तक आपका JNU SSS के पास पेपर्स जिनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं आपको वो सॉल्व, वो आपके पास प्रैक्टिस हो जाएंगे। और प्लस मुझे तो आप मैसेज कर ही रहे हो, मैं तो आपको बेटा JNU का पूरा पोर्टल आपको सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है बेटा। ओके बेटा, ये वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो कैसी लगी बिल्कुल मुझे बताना है, कमेंट करना बेटा, सपोर्ट जरूर करना सीखो, ठीक है। अगर बेसिकली मैं ये वीडियो क्यों बनाई मैंने, क्योंकि जो मैंने इससे पहले ISA DSC की बनाई थी उसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिला। सबसे पहले मैंने ISA की बनाई, उसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे से फीडबैक्स आए, बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स आए, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया से मेरे को अच्छे अच्छे मैसेजेस कॉल्स वगैरह आए, अच्छा लगा मुझे। तो फिर मैंने DSC के लिए आगे स्टेप बढ़ा कि मैं DSC के लिए भी मैं ऐसा करूं, और जब DSC के लिए हो गया, फिर अब जैसे DSC का पेपर हुआ एंड ISA का पेपर हुआ, तो मेरे पास JNU के लिए मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। तो अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, बेटा सपोर्ट करो, क्योंकि ऐसी मल्टीपल चीजें हैं जो गाइडेंस है, बिकॉज इन द मार्केट देयर इज अ लैक ऑफ, there is a very high level lack of knowledge and lack of guidance.
हर कोई ये बताता है क्या पढ़ो, बट हाउ टू स्टडी नहीं बताता कोई। ठीक है, बता दे जी ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये कर लो, दुनिया भर की चीजें बता दी। देवराज, मैंने खुद देवराज की इतनी मोटी रेटिंग बता दी जी ये पढ़ लो जी, बट पॉइंट उसमें से पढ़ना भी क्या है। ठीक है, तो मान लिया आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, डजंट मैटर बेटा, स्टूडेंट नहीं हो मेरे, ठीक है, किसी के भी स्टूडेंट तो हो ना, जिसके भी हो, अगर उसके भी नहीं हो तो आप जर्नल स्टूडेंट तो हो। जरूरी नहीं होता कि आप किसी से कोचिंग ले रहे हो, अब स्टूडेंट तो हो ना, स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट थे कभी, ठीक है, आप भी स्टूडेंट हो, तो बेटा वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है बेटा, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज व्हाट्सएप मी, प्लीज रिमेंबर दैट ओनली व्हाट्सएप मी, डोंट कॉल। बेसिकली मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा, देन आप बेटा फिर नाराज हो जाते हो कि सर आप कॉल ही नहीं उठाते हो। तो व्हाट्सएप मैसेज आता है ना, क्यूरी नहीं होती, पहले तो ये लिखा हुआ होता है सर आपने कॉल ही नहीं उठाई, 3-4 कॉल करी हमने आपको। तो यार बच्चे बात बताओ, इस टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम 10 कॉल आ रही होंगी, उठा पाया मैं? अगर इसको रिकॉर्ड करके कॉल रिप्लाई करूंगा तो फिर बाकी का काम कब करूंगा? तो बेटे व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप तो हम ट्रेवलिंग टाइमिंग में घर जाते हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, ये करते हैं, मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट सेशन में। होप सो गाइस कुछ नया सेशन लेकर आऊं मैं कुछ। बेसिकली आई ट्राई, अगर जेएनयू का मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता तो मैं आईजीआईडीआर से भी रिलेटेड लेकर आऊंगा, एंड फॉर द फ्यूचर पर्पस काफी सारे और जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, हर यूनिवर्सिटी के बेटे का मैं अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शब खैर एंड खुदा हाफिज। ध्यान रखो अपना बेटा, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखो, और आसपास जो आपके बेटा लोग हैं उनका भी ध्यान रखो। ठीक है बेटा, और सबसे ज्यादा बी केयरफुल। ठीक है, पेपर देने जाओगे ध्यान से जाना, पूरा रेडी होकर जाना, प्रिपरेशन होकर जाना, ठीक है, प्रिपेयर होकर जाना, पढ़ाई वाली नहीं, कोविड वाली प्रिपरेशन पूरी की पूरी, मतलब पूरा सेफ्टी पर्पस, सैनिटाइजर वगैरह जो भी चीजें होती हैं बेटा, ठीक है, वो ध्यान रखो। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, शब खैर एंड खुदा हाफिज।